एक रात आप एक खूबसूरत हाईवे पर कार से जाते हैं। तभी आप देखते हैं कि आसमान में एक लाइट सी नजर आती है। आप कार से उतरकर उस लाइट की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाकर जैसे ही उस लाइट को करीब से देखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि वो लाइट नहीं बल्कि खुद में किसी शिप जैसा है, जिसमें आपको विंडोज भी नजर आती हैं। मगर इससे पहले कि आप ज्यादा कुछ सोच पाते, आपके साथ एक ऐसा हादसा होता है जो दुनिया में आज भी एलियन अबडक्शन की शुरुआत रखने के लिए जाना जाता है। क्यों ये केस इतना पावरफुल है, आज की वीडियो में मैं पूरा केस आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। साथ ही साथ एलियन अबडक्शन की सीरीज में टोटल 3 वीडियोस आएंगी, जिसमें तीनों केसेस आपको अनडाउटेडली सोच में डालने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ऐसा कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द स्टार्टिंग। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। Roger that. I'm at the location. Possible alien abduction. Repeat, possible alien abduction. Unidentified light spotted. Requesting backup. ये कहानी है न्यू हेम्सफेयर की। तारीख 19 सितंबर 1961, रात के करीब 10:30 बजे। मिस्टर बार्नी हिल, जिनकी उम्र थी 39 ईयर्स, और उनकी वाइफ मिसेस बैटी हिल, जिनकी उम्र थी 41 ईयर्स, और साथ ही उनका एक डॉग जिसका नाम डेल से। ये तीनों यूएस रूट नंबर 3 पर साउथ डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे होते हैं। ये स्ट्रेच कोलब्रुक न्यू हेम्सफेयर से इंडियन हेड की तरफ जाता है। एक लंबा घना अंधेरे भरा हाईवे, जहां उस वक्त ऑलमोस्ट कोई ट्रैफिक नहीं था। रात शांत थी, आसमान बिल्कुल साफ, और तब उनकी नजर पड़ती है स्काई में एक काफी ब्राइट लाइट पर। पहले उन्हें लगता है कि ये कोई नॉर्मल स्टार होगा, कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद ही वो नोटिस करते हैं कि वो स्टार मूव कर रहा है। सीधा नहीं बल्कि एक अजीब स्टेप पैटर्न में, काफी अनयूजुअल तरीके से। बार्ने कैजुअली कहते हैं कि ये शायद कोई सैटेलाइट होगा या कोई प्लेन, लेकिन जितना ज्यादा वो देखते जाते हैं उतना ही वो कम श्योर होते जाते हैं। ये देखकर मिस्टर बार्ने कार साइड में रोक देते हैं, इंडियन हेड सेक्शन के पास, वही यूएस रूट नंबर 3 पर। बार्ने बाइनोकुलर लेकर कार से उतरते हैं और स्काई की तरफ देखने लगते हैं। बैटी भी बाइनोकुलर से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती हैं, और जो वो देखते हैं वो उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। उनके वर्ड्स में ये ना प्लेन था, ना ही कोई सैटेलाइट, और ना ही कोई ऐसा फैमिलियर ऑब्जेक्ट जो हमने कभी आज से पहले स्काई में देखा हो। वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आना शुरू करता है और सिर्फ 2 ट्री टॉप्स की हाइट पर बिल्कुल साइलेंटली होवर करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मानो उसमें कोई इंजन ही ना हो। बार्ने ने उसका शेप जो डिस्क्राइब किया था वो कुछ इस तरह से था, एक लार्ज ग्लोइंग पैनकेक की तरह। ये क्राफ्ट किसी यूजुअल जेट एयरलाइनर से भी बड़ा था, और रेड लाइट्स उसकी साइड्स पर ब्लिंक कर रही थी। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात, इतनी ब्राइट लाइट होने के बावजूद भी जमीन पर उसकी कोई भी लाइट नहीं पड़ रही थी। बार्ने बाइनोकुलर से देखते हैं और उन्हें विंडोज जैसा स्ट्रक्चर उस पर नजर आता है, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने उन विंडोज के अंदर करीब 8 से 10 इंसान की तरह दिखने वाले फिगर्स उन्हें देखते हुए देखे हैं। काफी ग्लॉसी और काफी शाइनी से उनके कपड़े होते हैं, और काफी बड़ी चमकदार आंखें। और उनमें से एक फिगर जो बाकी सबसे अलग लग रहा था, विंडो पर रुककर उन्हें काफी इंटेंस तरीके से घूरने लगता है। बार्ने को फील होता है जैसे वो बिना किसी चीज के उनसे कम्युनिकेट कर रहा हो। उनके माइंड में कुछ वर्ड्स घूमने लगते हैं, स्टे वेयर यू आर, कीप लुकिंग। और इसी मोमेंट पर असली पैनिक शुरू होता है। बार्ने बाइनोकुलर नीचे करते हैं और कार की तरफ दौड़ते हैं, और बैटी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये चीज हमें पकड़ लेगी। वो तुरंत कार में बैठते हैं और वहां से ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, अब भी यूएस रूट नंबर 3 पर साउथ डायरेक्शन में। और फिर उन्हें एक मेटेलिक बीप साउंड सुनाई देती है, जैसे कोई ट्रंक पर किसी चीज से टैप कर रहा हो, और हर बीप के साथ कार वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। उनके शरीर में भी उन्हें एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है,
एक अजीब सी हलचल सी महसूस होती है और सर हल्का सा घूमने लगता है और बॉडी में ओवरऑल एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और इसी के साथ अचानक सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। जब उनकी अवेयरनेस वापस आती है तो वो एशलैंड न्यू हैम्सफेयर के पास होते हैं, करीब 35 मील आगे। लेकिन उन्हें याद नहीं होता कि वो 35 मील ड्राइव कैसे हुआ। बीच के 2-3 घंटों में क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। वो दोनों घर पहुंचते हैं करीब सुबह के 5 बजे, एक्सपेक्टेड टाइम से 2 से 3 घंटे लेट। अब इस बीच उनके साथ क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। घर पहुंचने के बाद दोनों बहुत अजीब सी चीज़ें नोटिस करते हैं। दोनों की घड़ियां काम करना बंद कर चुकी होती हैं और जो बाइनोकुलर जिससे वो उन्हें देख रहे थे उनका स्ट्रैप्स भी उन्हें टूटा हुआ मिलता है। साथ ही साथ बेटी की ड्रेस जगह जगह से फटी हुई नजर आती है और कुछ दाग भी उस पर लगे हुए मिलते हैं और साथ ही बार्नी के जूतों के ऊपर का हिस्सा घिसा हुआ दिखता है, जैसे कहीं पर रगड़ रगड़ करके उसे घिसा हो। कार के ट्रंक पर चमकदार गोल साइज के स्पॉट्स नजर आते हैं। कंपास उन स्पॉट्स के पास जाते ही काफी एबनॉर्मल सा रिएक्ट करता है। इंसिडेंट के ठीक 10 दिन बाद बेटी को लगातार अजीब से सपने आते हैं। फिर दिसंबर 1963 में वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बेंजामिन साइमन के पास जाते हैं हिप्नोसिस सेशन स्टार्ट करने और हिप्नोसिस सेशन स्टार्ट होते हैं फरवरी 1964 में और चलते हैं जून 27, 1964 तक। ये सेशन अलग अलग रूम्स में लिए जाते हैं, मीन्स दोनों को अलग अलग रूम में हिप्नोसिस किया जाता है और जो डिटेल्स सामने आती हैं वो इस केस को लेजेंडरी बना देती हैं। वो डिटेल्स क्या थी वो मैं आपको शेयर करता हूँ। हिप्नोसिस के दौरान बताया जाता है कि बीपिंग की साउंड जो उन्होंने आखिरी बार सुनी थी उसके बाद बार ने कार स्टार्ट करके हाईवे छोड़कर एक फॉरेस्ट रोड पर टर्न लेते हैं। रोड पर एक ऑरेंज ग्लो नजर आता है। करीब 6 से 12 डार्क यूनिफॉर्म फिगर उसके साथ उन्हें खड़े हुए नजर आते हैं, सेम उसी तरीके के जिस तरीके के बार्ने ने उस शिप की विंडो में देखने का दावा किया था। उनकी कार वहीं पर रोक दी जाती है। उन्हें उस क्राफ्ट के अंदर ले जाया जाता है। बार्ने बताते हैं कि इंटीरियर उसका काफी ब्लू शाइनी कलर का था और लाइट से भरा हुआ, मगर अंदर किसी भी चीज की कोई परछाई नहीं थी और एक बड़ा हॉल जैसा स्पेस उन्हें नजर आता है। बेटी और बार्ने को अलग अलग रूम में ले जाकर के ये हिप्नोसिस किया जा रहा था, जैसा मैंने आपको बताया। एंड बार्ने के अकॉर्डिंग उन्हें एक मेटालिक टेबल पर लेटाकर एग्जामिन किया जाता है। उनका मुंह चेक किया जाता है, बॉडी स्कैन की जाती है और साथ ही उनकी बॉडी पर कोई कप जैसा डिवाइस लगाकर अलग अलग तरीके से चेक किया जाता है। बार्ने की ओवरऑल स्टेटमेंट ये होती है। बेटी का एग्जामिनेशन और भी डिटेल था। बेटी बताती हैं कि उन्हें भी इसी तरह से ले जा करके लेटाया जाता है। उनके स्किन सैंपल्स लिए जाते हैं, हेयर सैंपल्स लिए जाते हैं और साथ ही साथ उनके नाखून के सैंपल्स भी लिए जाते हैं और प्लास्टिक जैसे बैग में स्टोर करके रख दिया जाता है और एक डिवाइस जिसमें कई पतली सुइयां जुड़ी होती हैं वो वहां पर लाया जाता है और फिर एक करीब 5 इंच लंबी नीडल निकाल करके उन्हें दिखाई जाती है। बेटी पूछती हैं कि ये क्या है। वहां से जवाब मिलता है कि एक सिंपल प्रेगनेंसी टेस्ट है। नीडल उनकी नेवल में डाली जाती है। वो दर्द इतना तेज होता है कि बेटी चिल्ला उठती है और तभी उनमें से एक ह्यूमनॉइड जैसा फिगर आकर, जिसे वो लीडर कह करके रेफर कर रहे थे, उनकी आंखों पर हाथ रख देता है और दर्द मानो तुरंत गायब हो जाता है। एग्जामिनेशन खत्म होता है और इसके बाद बेटी उनसे किसी तरह का प्रूफ मांगती है। इसके बाद उन्हें एक बड़ी सी बुक दिखाई जाती है जिसमें काफी अजीब से सिंबल्स होते हैं और वही जिन्हें वो लीडर कह के रेफर कर रहे थे वो आकर के बेटी को एक स्टार मैप दिखाता है जिसमें उन्हें बताता है कि हैवी लाइंस है, मींस ये व्यापार का रास्ता है, यहाँ से हम अक्सर ट्रेड किया करते हैं। दूसरी चीज़ वो उन्हें बताता है कि ये लाइट लाइंस है, वो जगह जहाँ वो कभी कभी जाते हैं। तीसरी वो चीज़ बताते हैं कि ब्रोकन लाइंस है, मीन्स ये वो लाइन है जहाँ हम खोज के लिए निकलते हैं। बाद में बेटी उस मैप को रीड्रॉ भी करती है और वो मैप भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब हो जाने के बाद उन्हें कार तक वापस लाया जाता है। क्राफ्ट से बाहर आते वक्त हवा और टेम्परेचर में दोनों को काफ़ी हैवी चेंज फील होता है। क्राफ्ट से बाहर आते आते ही लीडर बेटी के हाथ से वो बुक वापस ले लेता है। ऑब्जेक्ट वापस ग्लो करने लगता है उसी ऑरेंज तरह से और कुछ ही सेकंड में वहाँ से गायब हो जाता है और फिर अगेन वो बीप साउंड उन्हें सुनाई देती है
उसके आगे की मेमोरीज तो आपको पता ही है। उसके ठीक 2 से 3 घंटे बाद उनकी हाईवे पर ही आंख खुलती है, कई मील आगे, और उनकी मेमोरी वहीं से रिज्यूम हो जाती है जहां से ब्लैंक हुई थी। अब बात करते हैं फिजिकल एविडेंसेस की। कुछ महीनों बाद बार्नी की थाइस के आसपास एक गोल पैटर्न कलर के दाने जैसा कुछ उभरने लगता है, जिसे वो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाती हैं तो वो भी वेरीफाई करते हैं कि ये कुछ अजीब तरह के दाने आपके हो रहे हैं, जिसे लेजर के थ्रू रिमूव किया जाता है। साथ ही बेटी की ड्रेस 3 साल बाद एनालाइज होती है। इस बीच बेटी उस ड्रेस को पूरी तरीके से संभाल के रखती है। एनालाइज करने के दौरान बेटी की ड्रेस पर से किसी पिंक तरह का पाउडर जैसा सब्सटेंस मिलता है। मल्टीपल लैब्स में उसे टेस्ट के लिए भेजा जाता है, तो वहां से रिजल्ट आते हैं कि ये कोई बायोलॉजिकल ओरिजिन तो लगता है, मगर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आइडेंटिफाई कर पाए। अब बारी आती है मीडिया एक्सपोजर की। अक्टूबर 25, 1965 बॉस्टन के एक ट्रैवलर न्यूज़पेपर ने इनकी स्टोरी पब्लिश कर दी थी। 1966 में इनकी एक बुक भी पब्लिश होती है जिसका नाम होता है द इंटरप्टेड जर्नी। केस वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाता है। रिसर्चर्स मिलते हैं और प्रोजेक्ट ब्लू बुक भी इस केस को रिव्यू करता है, और ऑफिशियल कंक्लूजन आता है कि इस केस में इनसफिशिएंट एविडेंस थे, इसलिए हम कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि आखिर हुआ क्या। अगेन वही चीज सामने आती है कि हिप्नोसिस के दौरान शायद उन्होंने अपनी एक इमेजिनरी चीज को डेवलप कर लिया था, और रात को जो उन्होंने देखा वो उन्होंने किसी स्टार को देख करके अपनी एक थ्योरी बिल्ड कर ली। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट इन्हें एग्जामिन कर रहे होते हैं, डॉक्टर साइमन, उनका कहना था कि ये दोनों कपल बहुत ज्यादा सीरियस थे इस केस के ऊपर। मीन्स उनकी तरफ से कुछ भी उन्हें ऐसा फील नहीं होता जिससे ये चीज उन्हें फ्रॉड या फेक लगे। ना ही उन दोनों कपल्स को इस चीज के थ्रू फेमस होना था, यहाँ तक कि वो चाहते ही नहीं थे कि ये केस कभी बाहर आए, मगर चीज खुद ब खुद बाहर आकर के वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। और इसी के साथ बार्नी की डेथ होती है साल 1969 में एट द एज ऑफ 46 किसी स्ट्रोक के चलते। मगर कई लोग इसे भी अपनी थ्योरी से जोड़ने लगते हैं कि शायद उन्हें किसी कंस्पिरेसी के चलते मारा गया है, मगर मेडिकल एविडेंसेस के चलते उनकी डेथ का कॉज नेचुरल बताया जाता है। और इसी के साथ बेटी अपनी आगे की जिंदगी यूएफओ रिसर्च में डेडिकेट कर देती हैं, और उनकी भी डेथ साल 2004 में हो जाती है। और इसी के साथ साल 2004 में ये केस अनसॉल्व होकर के इसी तरीके से कई सवालों के साथ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। बेटी और बार्नी ने रियल में किसी एलियन के साथ एनकाउंटर किया था। इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि ये ऐसा केस था जिसने हिप्नोसिस के साथ साथ इसमें कई ऐसे एविडेंसेस भी दिए, जिस एविडेंसेस का कोई जवाब न साइंस के पास उस वक्त था और न ही किसी लैब के पास। और साथ ही साथ मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि जो ग्रे एलियन की इमेज आप फिल्म्स, मूवीज या बुक्स में देखते हैं, एक बड़ा सा हेड और बड़ी चमकदार आंखें, वो एलियन की इमेज भी इसी केस से निकल करके आई थी। बार्नी और बेटी के बताए गए डिस्क्रिप्शन के चलते जो भी उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया था वो इसी से मैच हो रहा था, और यहीं से मूवीज और फिल्म्स को एलियन को देखने के लिए या कहीं दिखाने के लिए एक चेहरा मिल चुका था। तो आप ये चीज कह सकते हैं कि आप फिल्म्स और मूवीज में जो बड़े हेड वाला एलियन देखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी रियल एलियन की इमेज हो सकती है। साथ ही बेटी की ड्रेस पे हुए लैब टेस्ट की फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर के उसे पढ़ सकते हैं। और साथ ही मैंने बेटी का एक फेमस इंटरव्यू का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसे जाकर के आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी इस इंसिडेंट के बाद पूरी तरीके से बदल गई थी। और इसी के साथ बेटी एंड बार्नी हिल्स का एलियन अबडक्शन का केस यहीं पर क्लोज होता है, बट अनसॉल्व्ड।